हे एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, राइट। देखिए यार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट कर दी थी और बेसिकली 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले कौन सी आती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी बोलते हैं जिसे हम लोग, राइट, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, करेक्ट। दूसरा कौन सी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हम लोगों को पढ़नी है। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये होती है यार आपकी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये सारी चीजें यार हमको पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं और आगे हम देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में और हम कितनी पढ़ पाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब कौन सी हैं? ये सब है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद हम लोगों को एक और चीज पढ़नी है विच इज वेंट ऑफ फैक्टर। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि यार प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो फॉर्मूलेज हैं ये सभी यार चेंज हो जाएंगे जब हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ नहीं यार, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहता है, बस एक हमको आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। तो वो जब हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि यार क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ यार डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन हमको वेंट ऑफ फैक्टर का अकाउंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, यार होती क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या फील होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो ले रहे हैं। और धीरे धीरे फिर आप लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा सॉल्यूशन चैप्टर का। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और आपका सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये पहली वाली हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोग दूसरी वाली से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है कि यार ये रहा आपका एक कंटेनर, ठीक है, ये रहा आपका एक कंटेनर। ध्यान से सुनो पहले ना, केवल सुनिए। इस कंटेनर में आपने क्या ले रखा है? इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ आपने सपोज करो सॉल्वेंट ले रखा है। सॉल्यूट वॉल्यूट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है? सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये किसके रहेंगे? सॉल्वेंट के ही रहेंगे, करेक्ट। सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ए, सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। अच्छा, पिक्चर वही चल रही है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो कौन है? वॉलेटाइल। सॉल्वेंट कौन है? वॉलेटाइल। और आपका जो सॉल्यूट है वो कौन है? नॉन वॉलेटाइल। वो कौन है? नॉन वॉलेटाइल। ये ले रहे, ठीक है। तो आपका सॉल्वेंट है, ये तो क्या है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल है तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे जो प्रेशर डेवलप होगा उस प्रेशर को मैं क्या बोल सकता हूं? पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू ओनली प्योर सॉल्वेंट, राइट। अब आपने इस सॉल्वेंट में क्या करा? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला, मतलब आपने क्या बना डाला होगा? सॉल्यूशन बना डाला होगा इसका। आपने क्या बना डाला? इसका सॉल्यूशन बना डाला। ध्यान से सुनते जाओ बस, है ना। ये क्या आ गया आपका? सॉल्यूशन। मतलब इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, मतलब सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। सॉल्वेंट को मैं येलो से दिखा देता हूं आप लोगों को। ये रहे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और बीच बीच में अब कौन आ गए होंगे? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए होंगे। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए होंगे जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं। सॉल्यूट बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और सॉल्वेंट आपने ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये ए से कर दिया, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या बोल रहा है? हम तो नॉन वॉलेटाइल है, हम तो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे नहीं, लेकिन सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल है, वो तो वेपर में जाएगा। तो ये गया भैया वेपर में, ये गया भैया वेपर में, ये भी गया और ये भी गया। तो यहां पे जो प्रेशर डेवलप होगा, उसको मैं क्या बोल सकता हूं? पी ए, और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। और इतना भी हमें पता है कि अगर मैं वेपर प्रेशर दोनों के कंपेयर करूं, प्योर सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के, तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि यार आपका सरफेस में सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी आ चुका है जो कि वेपर्स बना नहीं रहा है, तो वेपर में वो तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपके सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा।
है ना, इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। हाँ है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। और एक और चीज आप लोगों को ये सिखाई थी कि यार जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है और वेपर प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, है ना। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर डेफिनेशन भी आप लोगों को बताई थी। क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, देखो दे रखा है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कितना, 1 atm। जिसपे वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। करेक्ट। अब एक और सिनेरियो देखिए आप, जिसे सपोज करो ये सॉल्वेंट है, इसका सपोज करो आपका 0.5 atm वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर ये आपने सॉल्यूशन बना लिया, तो वेपर प्रेशर कम होगा या घटेगा, वेपर प्रेशर कम होगा। सॉल्यूशन में आपका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सपोज करो 0.3 atm आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों की बॉइलिंग करनी है, सॉल्वेंट को भी बॉइल करना है और सॉल्यूशन को भी बॉइल करना है। तो बॉइल करने का मतलब क्या है, आपको उसका जो वेपर प्रेशर है उसको एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करना है, मतलब 1 atm तक के बराबर करना है। मतलब 0.5 atm को आप कितना लेके जाओगे, 1 atm। करेक्ट। ऐसे ही सिमिलरली आप इसके 0.3 atm को भी कहां लेके जाओगे, 1 atm पे लेके जाओगे। है ना, दोनों को ही 1 atm पे लेके जाओगे, तभी आपकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो क्या आपको इतना नजर आ रहा है कि यार यहां से 0.5 से जाना है और एक तरीके से 0.3 से जाना है, जाना 1 atm पे है दोनों को। तो कहां पे आपको ज्यादा टेम्परेचर्स देने पड़ेंगे, कहां पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, कहां पे 0.3 से 1 atm पे जाने पे आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। करेक्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आएगा, सॉल्यूशन का ज्यादा आएगा, है ना। और वो आप डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते थे कि जब वेपर प्रेशर कम हुआ है सॉल्यूशन का तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में मैं क्या बोल सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तभी हम क्या बोल रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है एक सॉल्वेंट में तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, एलिवेट कर जाता है। आ रही है बात समझ में। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल solute is added to solvent, boiling point increases या फिर elevates। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालते जाओगे, जितना ज्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते जाओगे, वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। कितना आप नंबर डाल रहे हो सॉल्यूट पार्टिकल का। अगर आपने बहुत ज्यादा नंबर डाला तो वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकता हूं कि मोर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जितना ज्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, लेसर इज वेपर प्रेशर, उतना ही कम क्या होगा, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही ज्यादा एलिवेशन का समझो, फील समझो, एलिवेट हो रही हैं चीजें बढ़ रही हैं, उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी चीजें बॉइलिंग पॉइंट में। आई है बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर हुए हैं आप लोगों को। ठीक है। अब इसको क्या होता है, ग्राफिकली भी समझाया जाता है। इस चीज को जो मैंने अभी आपको समझाया उसको देखो ग्राफिकली भी हम कैसे समझा सकते हैं। आप सपोज करो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, देखो, है ना। ये ग्राफ भी आप लोगों से कई बार पूछा जा सकता है। ये आपने क्या करा, वेपर प्रेशर का ग्राफ वाई एक्सिस पे, और यहां पे ले लिया आपने टेम्परेचर। अब वेपर प्रेशर आपको कितना करना है, बॉइलिंग के लिए वेपर प्रेशर कितना हो जाना चाहिए, 1 atm का। तो सपोज करो मैंने यहां पे एक लाइन खींच दी, ये कुछ की लाइन है, ये लाइन है आपकी 1 atm की, ये लाइन है आपकी 1 atm की। अब क्या होता है जैसे ये आपका ग्राफ होता है सॉल्वेंट का, ये ग्राफ होता है सॉल्वेंट का, ठीक है। और सॉल्यूशन
जब आप बनाते हो, मतलब इस सॉल्वेंट में आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट कर जाता है, ग्राफ राइट साइड शिफ्ट कर जाता है, तो ग्राफ आपका ये कुछ आ जाता है। ये ब्लू कलर का ग्राफ किसका है? सॉल्यूशन का। अब देखो, जब टेम्परेचर आपका, जब वेपर प्रेशर आपका 1 atm हो गया, देखो इस पॉइंट पे हो रहा है यहां पे, तो ये रहा आपका, ये क्या टेम्परेचर हो जाएगा? ये टेम्परेचर हो जाएगा आपका TB0। TB0 क्या है? ये लिखते हुए चलेंगे। TB0 ये क्या है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि देखो जो व्हाइट वाला ग्राफ था मैंने वहां से उठाया है, वहां के 1 atm से मैंने टेम्परेचर उठाया, और जब सॉल्यूशन का 1 atm वेपर प्रेशर हो रहा है तो जो आपका टेम्परेचर है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? TB। तो आपका TB क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से आप देखो, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट राइट साइड हो चुका है, मतलब वैल्यू बढ़ चुकी है। और ये जो आपका गैप आया है, यही क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है? डेल्टा TB इज TB माइनस TB0, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। हाँ या ना? हाँ या ना? और डेल्टा TB ही क्या है? ये डेल्टा TB ही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका डेल्टा TB ही है, करेक्ट। और ये बात भी हमको देख के समझ में आ रही है कि TB और TB0 में से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली TB इज ग्रेटर देन TB0, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बड़ा रहता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है, ग्राफिकली भी देख लो, हम लोगों ने समझ लिया, ग्राफिकली भी हमने समझ लिया। अब यार ये जो अब एक एक्सपेरिमेंटली एक चीज होती है कि जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना? जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है? डायरेक्टली मोलैलिटी के। मोलैलिटी ध्यान है ना? हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ रखी है, ठीक है। ये क्या है? मोलैलिटी। M क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं, M क्या है? मोलैलिटी। किसी बच्चे को याद नहीं तो थोड़ा याद भी दिला देते हैं उसको। क्या फॉर्मूला रहता है? फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और ग्राम्स में लेते हो तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज इक्वल टू KB इंटू M। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। KB क्या है? ये कांस्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। एक कांस्टेंट है यार ये, और उसको आप मल्टीप्लाई करते हो मोलैलिटी से। M क्या है आपकी? मोलैलिटी। तो आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। आई बात समझ में? इतनी चीज क्लियर हुई है, ठीक है। अब इस KB के बारे में हमको 1-2 पॉइंट और लिखने हैं, उसका फॉर्मूला भी रहता है और फिर कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपका। पहली बात ये बताओ कि जो KB है ये किस पे डिपेंड करता है? ये सॉल्वेंट, ये मतलब कांस्टेंट है किसका? ये कांस्टेंट है सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं है। तो KB किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। KB इज कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करता है? ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सॉल्वेंट वाली आएंगी। क्या होता है फॉर्मूला? R आपका वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला है ना, इनटू TB0 का स्क्वायर। TB0 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, इनटू मोलर मास किसका? सॉल्वेंट का। सारी चीज सॉल्वेंट के लिए नहीं है क्योंकि कांस्टेंट किसका है? सॉल्वेंट का, अपॉन 1000 इनटू डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक है। ये है R। क्या है आपका? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या वैल्यू लेनी है R की? अगर आप कैलोरी में बात कर रहे हैं तो 2 लोगे, ठीक है। जूल में बात कर रहे हो तो 8.314 लोगे, ठीक है। ये
अगर मतलब जैसे ये जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, अगर मान लो जूल में दे रखी है तो आर की वैल्यू 8.31 लेना, और अगर कैलोरी में ले रखी है तो 2 लोगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला एक और बैठता है, एक और फॉर्मूला इसका आता है कि जैसे ये जो डेल्टा एच वेपराइजेशन होता है, इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मोलर मास भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये एच क्या, मतलब चलो टर्म्स लिख देते हैं। ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन हो गया। और एल ऑफ वीएपी क्या हो गया आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और एमएम ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो कई बार इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करके कैसे लिखा जाता है, केबी को और मॉडिफाई करके लिख सकते हो आर टीबी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 1000। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसको डेल्टा एच अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से रिप्लेस कर रहे हो। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना जो केबी है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। किसका कांस्टेंट है, सॉल्वेंट का कांस्टेंट है, सॉल्यूशन का नहीं है। इट इज अ कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ में, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा आप लोगों को फील आएगी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ये रहा, केबी पे ही बोल रहा है, केबी ही निकलवाना चाह रहा है, निकालो। कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम, निकालो। क्या फॉर्मूला है, देखो, KB इक्वल्स टू आर टीबी नॉट का स्क्वायर इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 1000, ठीक है। अब देखो 540 कैलोरी में है तो आर की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो। कैलोरी में तो 2 रखोगे 2। अब देखो पानी की निकालनी है तो पानी का तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है ना, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। तो डाल दो 373 का स्क्वायर इंटू 540 अपॉन 1000। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, केबी। ये क्या आ जाएगा, केबी। आई है बात समझ में, कोई समस्या है यहां तक, है ना। चलिए आगे बढ़ो, ये करो, क्वेश्चन को करो। बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज इतना व्हेन 6 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड एक्स वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करो। बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज इतना, मतलब डेल्टा टीबी आपको बता दिया। डेल्टा टीबी तो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना 0.52 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो डेल्टा टीबी है उसकी डिग्री सेल्सियस में यूनिट दे रखी हो या फिर केल्विन में दे रखी हो, एक ही बात है। मतलब चेंज जो रहता है ना टेम्परेचर पे वो बराबर रहता है, केल्विन में की बात करो या फिर डिग्री सेल्सियस की बात करो। देखो इसकी आपको मैं थोड़ी फील दे रहा हूँ, यहाँ देखो, सुनना है ना। चेंज क्या बोल रहा हूँ, चेंज डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों एक ही बात है। मतलब अगर सपोज करो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, आपने सपोज करो इसमें 10 यूनिट बढ़ाया, तो आपने 10 डिग्री सेल्सियस तक चले गए, बिल्कुल। आपका 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, इसमें आपने 10 केल्विन बढ़ाया तो कहां पे पहुंच गए, 283 केल्विन। तो दोनों में डिफरेंस देखो, 10 माइनस 0 करो तो 10 यूनिट का आ रहा है, 283 माइनस 273 करो तो भी 10 यूनिट का आ रहा है। तो जो चेंज होता है ना वो दोनों में सेम है, आप डिग्री सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो, चेंज क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 0.52 डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ पे 0.52 केल्विन होता ना तो भी मैं एक ही बात मानता। ऐसे मत कर देना कि 0.52 डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 273 ऐड कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा। चेंज केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में वो एक ही बात है। वो मैंने आपको दिखा भी दिया कि देखो 0 से 10 डिग्री गया तो 10 का चेंज, वही 273 से 283 गया तो भी 10 का ही चेंज। तो चेंज तो फिक्स्ड है, डिग्री सेल्सियस में हो केल्विन में हो, चेंज फिक्स्ड है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 6 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड एक्स वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। हमें ये पता है डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला है, m इंटू केबी।
केबी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 5.2 दे रखी है, 5.2 दे रखी है। अच्छा, हाँ यहाँ पे अब ये एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, हाँ है ना, यहाँ पे अब देखना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है। कैसे? जो के की वैल्यू दे रखी है ना आपको, वो दे रखी है 5.2 केल्विन पर मोल और 100 ग्राम H2O की दे रखी है, 100 ग्राम H2O की दे रखी है आपको, बिल्कुल 100 ग्राम H2O की दे रखी है ना। तो यह इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें आप लोगों को पहले इसको जैसे देखो डेल्टा टीवी दो, चलो पहले मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब 6 अपॉन मोलर मास जो मुझे निकालना है, मान लो x मान लिया, ठीक है, इनटू कितना है, वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसको 100 ले लो, ग्राम में लिया है तो उसको 1000 में कन्वर्ट कर, मतलब केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप केबी क्या डालोगे, केबी आप लोग अगर ध्यान से देखो, जैसे देखो आ जाओ, कहां था हमारा जो फॉर्मूला था, केबी का ये फॉर्मूला था, है ना, केबी का आपका ये फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, तो वहां पे 100 ग्राम वाटर के लिए आपको केबी दे रखा है 5.2, आपको 1 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा, तो 1 ग्राम के लिए अगर आप निकालोगे तो केबी कितना आ जाएगा 0.052 केल्विन पर मोल और 1 ग्राम वाटर आ जाएगा। 100 ग्राम के लिए 5.2 है, 1 ग्राम के लिए आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको आप क्या करोगे, सिंपली 0.052 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास डेल्टा टीबी आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल करके देख सकते हैं, यहां से आपका एक्स निकल जाएगा। डेल्टा टीबी दे रखा है ना, डेल्टा टीबी 0.52 दे रखा है, 0.52 इक्वल्स टू 6 इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू 0.052 क्लियर। कैलकुलेशन हम लोग बिल्कुल आराम से करके देख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलो और देखो, और कौन सा क्वेश्चन अब ये है, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम यूरिया बॉइल्स एट इतना, द एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन द सेम वॉल्यूम विल बॉइल एट, हाँ जी, सोचो क्या बोलना चाह रहा है ये, क्या बोलना चाह रहा है, पहले क्या करो, यूरिया वाला केस लो, क्या बोल रहा है, 1 ग्राम यूरिया का डाला है आपने और वो बॉइल कितने पे कर रहा है, 100.25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये आपको दे रखा है टीबी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100.25 डिग्री सेल्सियस। और ध्यान से हम देखें तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कौन होगा, पानी होगा सॉल्वेंट, और पानी होगा सॉल्वेंट, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या यहां से मैं डेल्टा टीबी निकाल सकता हूं, बिल्कुल, क्या 100.25 माइनस 100 विच इज 0.25 डिग्री सेल्सियस में ही चलने दो, क्योंकि डेल्टा टीबी केल्विन में लोगे तो भी उतना ही आएगा, 0.25 ही आएगा, मतलब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्ट करना, माइनस करोगे तो 0.25 ही आएगा, चेंज बराबर आएगा डिग्री सेल्सियस में हो या फिर केल्विन में हो, ठीक है। अब यहां से क्या निकाल लो, जैसे 1 ग्राम यूरिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं यूरिया के, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना, तो निकाल लो यार, निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के कितने आएंगे, 1/60 होता है ना, अरे यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो डेल्टा टीबी इज M इंटू KB, करेक्ट। तो ये आ गया आपका 0.25 इक्वल्स टू, है ना, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, 0.25 इक्वल्स टू मोलैलिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन मतलब मोल्स, और मास दे रखा है वाटर का, अच्छा मास नहीं दे रखा है, चलो मास मान लीजिए x है, ठीक है, और इनटू केबी भी ये ले लो, ये आपकी होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। केबी और एक्स अभी देखना कट जाएंगे, केबी और एक्स कट जाएंगे। अब दूसरा केस लो ग्लूकोज का, ग्लूकोज का अगर केस लें तो कितना ग्राम दे रखा है आपको, 3 ग्राम दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3/180, ग्लूकोज का मोलर मास कितना आता है 180, तो मतलब ये क्या हो गया, काटापीटी करो, 1/60 ही हो गया, 1/60 ही हो गया। और यहां पे भी क्या रहेगा, डेल्टा टीवी क्या होगा, मोलैलिटी इंटू केबी ही रहेगा,
तो डेल्टा टी बी कितना आ रहा है, देखो डेल्टा टी बी, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोल्स। अब देखो, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं मास क्या लूँ। देखो यहाँ पे सेम वॉल्यूम बोल रखी है, और सेम वॉल्यूम बोल रखी है, हमें डेंसिटी पता है पानी की कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, तो सेम वॉल्यूम, तो इसका मतलब सेम मास। क्योंकि वॉल्यूम मान लो आप लोग ले लेते 100 ml, तो उसका वेट कितना होता, 100 ग्राम ही तो होता। तो सेम वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे सेम मास से है, और मास मैं कितना मान के चला हूं, x मान के चला हूं, और k भी ये रहा, k भी ये रहा। ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन। आप समझ गए होंगे, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो। ऑब्वियसली आप इतना भी समझ चुके होंगे कि जो आपका राइट साइड है, जो आपका राइट साइड है ना, वो देखो सेम है दोनों में, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इसका भी डेल्टा टी बी कितना आ रहा है, 0.25 ही आएगा, 0.25 ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट बोला है, तो डेल्टा टी बी इतना है, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, और टी बी नॉट पानी है तो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी बी कितना आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 100.25 डिग्री सेल्सियस, सेम जो यूरिया के केस में है, सेम जो यूरिया के केस में आया। हाँ या ना, हाँ या ना। तो आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब हमको नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, पहली बात ये समझो कि यार फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which solid and liquid are in equilibrium and vapor pressure of solid and liquid are also equal। मतलब जिसमें solid और जो liquid है ऐसे टेम्परेचर पे जिसपे वो दोनों इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगेन पिक्चर इमेजिन करिए। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, है ना, सुनिएगा ध्यान से ना, सुनिएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो ये आपने लिया सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिया। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे। बिल्कुल होंगे यार, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे। ठीक है, इसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो मैंने बोल दिया, सपोज करो टी बी नहीं टी एफ लेंगे ना, फ्रीजिंग चल रही है ना, तो इस बार एफ आएगा, टी एफ नॉट। ये क्या है, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता तो आपका ऐसा कुछ रहता सीन। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या डाल दिया है, इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट भी डाल दिया है। इसमें क्या डाल दिया है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट भी डाल दिया है। मतलब ये तो सॉल्वेंट तो था ही, ये सॉल्वेंट तो था ही। अब इनके बीच में कौन आ जाएगा, इनके बीच में सोल्यूट भी आ जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका सॉल्वेंट, तो है ही, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब आप इसको भी फ्रीज करना चाह रहे हो। ये बेसिकली क्या है, आपका सोल्यूशन है। ये क्या है, सोल्यूशन है। मतलब इसमें आपका सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है। अब इसको आपको फ्रीज करना है, तो पहली बात तो हम लिखेंगे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा टी एफ, है ना। टी एफ नॉट जहां पे लग रहा है वो प्योर सॉल्वेंट का है, नॉट जहां नहीं लग रहा है वो सोल्यूशन का है। मतलब दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब देखो आप खुद सोचो, जैसे पहले सिर्फ और सिर्फ, पहले पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था, आपने टेम्परेचर कम करते गए कम करते गए कम करते गए, वो मॉलिक्यूल्स पास आते गए पास आते गए पास आते गए, फ्रीज हो गए। सॉलिड में कन्वर्ट करना है ना उन्हें आपको, तो फ्रीज हो गए। अब दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में कौन आ चुका है, एक सोल्यूट का मॉलिक्यूल आ चुका है, ग्रीन वाला मॉलिक्यूल आ चुका है दो येलो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब अगर आपको इन दो येलो मॉलिक्यूल्स को नजदीक लेके आना है तो क्या आपको टेम्परेचर और कम करने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में सोल्यूट बोल रहा है कि हम भी तो हैं, है ना, हम भी तो हैं। तो आपको टेम्परेचर और कम करने पड़ेंगे अगर आपको उन दो येलो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को और नजदीक लेके आना है। तो पहले केस में ये नहीं था, पहले केस में बीच में सोल्यूट नहीं था ना,
तो वो आराम से आ गए थे करीब करीब। लेकिन अब आपको टेम्परेचर और कम जाना पड़ेगा अगर आपको दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को नजदीक लेके आना है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ रहा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जो TF0 है वो बड़ा है TF से, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा सोल्यूशन का वो और कम रहेगा, आपको टेम्परेचर्स और कम करने हैं और कम करने हैं। ठीक है, ये चीज समझे। और ऑब्वियसली डेल्टा TF कितना होएगा, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इस बार हो जाएगा TF0 माइनस TF। आई बात समझ में, ध्यान देना। पिछले वाले केस में TB माइनस TB0 करा था क्योंकि वो एलिवेशन था, TB बढ़ रहा था। यहां पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है सोल्यूशन का, तो हमने TF0 माइनस TF करा है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का माइनस सोल्यूशन का। और इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, जैसे देखो ये रहा वेपर प्रेशर, ठीक है, ये रहा टेम्परेचर। जो आपका प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। ये क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ। और जैसे ही आप सॉल्यूशन बनाते हो, मतलब इसमें आप सॉल्यूट डालते हो, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। ये ब्लू कलर का जो मैं बना रहा हूं, ये ग्राफ कुछ आपका हो जाता है सॉल्यूशन का। और ये वाले पॉइंट होते हैं इक्विलिब्रियम के। कौन से? सॉल्वेंट में ये वाला पॉइंट है ना, जहां पे चोटी बन रही है, तो ये वाला जो टेम्परेचर आएगा ये कौन सा आएगा आपका TF0 वाला, क्योंकि सॉल्वेंट से लिया है मैंने। और सॉल्यूशन का क्या होता है TF, तो ये क्या आता है, ये यहां से जो चोटी बनती है ये आता है आपका TF। ठीक है ना। तो यहां से भी देखो पिक्चर क्लियर हो रही है कि जो TF0 है वो राइट साइड में है ना, उसकी वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू TF। और ये जो आपका गैप है, ये है आपका डेल्टा TF। क्या है, कैसे निकालेंगे? TF0 प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस TF सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? आई बात समझ में, है ना। ग्राफिकली भी हम ऐसे देख सकते हैं। और क्या रहता है, जैसे आप एक्सपेरिमेंटली मैं बात करूं, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो डेल्टा TF जो रहता है ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलालिटी के। और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो कांस्टेंट आता है KF इंटू M। KF इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? उसे क्या बोलते थे KB को? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही थी। इसे हम बोलेंगे मोलल डिप्रेशन, कम हो रही है ना वैल्यू, तो डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर क्या बोला जाता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या क्या बोला जाता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। उसे इब्लियोस्कोपिक बोला जाता था, इसे क्रायोस्कोपिक बोला जाता है। ठीक है, अब अगेन KF के बारे में बात करें। किसका कांस्टेंट रहेगा ये? सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। KF इज अ कांस्टेंट फॉर किसका? सॉल्वेंट का। तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो किसकी आएंगी? सॉल्वेंट की आएंगी। क्या फॉर्मूला बनेगा KF का? क्या फॉर्मूला बनेगा? R TF0 का स्क्वायर इंटू मोलर मास सॉल्वेंट का अपॉन 1000 इंटू, अब देखो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट था तो वेपराइजेशन की बात कर रहे थे, यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट है तो हम लोग फ्यूजन की बात करेंगे। डेल्टा H फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और अगेन जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मोलर मास सॉल्वेंट से भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली डेल्टा H फ्यूजन अपॉन मोलर मास सॉल्वेंट को आप क्या बोल दोगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा R TF0 का स्क्वायर इनटू लेटेंट हीट फ्यूजन की अपॉन 1000। ठीक है, तो ये अगेन आपके दो फॉर्मूले बैठ गए, एक ये फॉर्मूला, ठीक है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। आई बात समझ में? चीजें क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो रही है। इसमें अगर आपको टर्मिनोलॉजी जाननी है तो डेल्टा H फ्यूजन क्या है? डेल्टा H फ्यूजन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है,
एल ऑफ फ्यूजन क्या है? ये हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और टी एफ नॉट तो क्या है आपका? टी एफ नॉट तो क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। करेक्ट? कोई समस्या, कोई दिक्कत? यहां तक चीजें क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा। क्या बोल रहा है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इतना, के एफ की वैल्यू दे दी है, कितना? 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स, ठीक है। और बोल रहा है 0.02 मोल ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन इतना, वाटर विल प्रोड्यूस अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, आपसे डेल्टा टी एफ पूछ रहा है, आपसे डेल्टा टी एफ पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली डेल्टा टी एफ किसके बराबर है? किसके बराबर है? मोलालिटी इनटू के एफ। मोलालिटी निकाल लो, मोल्स कितने हैं? 0.02 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और इसको 1.86 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो काटा पीटी कर लो, ये हो जाएगा, ये क्या आ रहा है आपका? 0.2 इंटू 1.86, तो देखो क्या बैठेगा, ये बैठ जाएगा 0.372, बिल्कुल ठीक है ना। ये आपका क्या बैठ जाएगा? आपका 0.372, है ना। डिग्री सेल्सियस बोल दो या डिग्री केल्विन बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि चेंज जो निकालते हैं हम वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम सा ही रहता है ना, सेम सा ही रहता है, ठीक है। चलो अब ये करो, हाँ करो करो करो, सोचो सोचो सोचो, क्या बोल रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इतना, what is the freezing point of an aqueous solution obtained by diluting the above solution with equal volume of water? kb दे रखा है, kf दे रखा है ना, है ना। अब ये देखो बात क्या है, आप लोगों को बिल्कुल भी स्पून फीड नहीं करना चाहता हूं मैं, है ना, कि यार आप लोगों को स्पून फीड कराते गए और आप लोग की बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं होगी इसमें, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग आपको होमवर्क में दे देते हैं। होमवर्क का मतलब क्या है? होमवर्क का मतलब ये है कि नेक्स्ट वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में यही चीज डिस्कस करी जाएगी ना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसीड करनी पड़ेंगी चीजें, राइट। तो बिल्कुल यार आपको स्पून फीड कर देंगे, सारी चीजें मैं ही आप लोगों को बताते जाऊंगा, तो आप लोगों की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो ये होमवर्क है आपका, आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहीं से ही मैं स्टार्ट कराऊंगा, और आप लोग चेक करिएगा कि आप लोग कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों का गलत है, ठीक है। इस चीज को जरूर चेक करिएगा। और यार इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, आप लोगों का सेकंड लास्ट वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और फिर वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके वापस से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सारे फॉर्मूले और उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करते हुए चल रहे हैं ताकि एक शानदार अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। हम लोगों ने इस चैप्टर के वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रखे, छोटे छोटे रखे, क्योंकि यार अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो मैं चाहता हूँ कि यार इसकी फील शानदार है आप लोगों को, है ना। दो क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से, आसान क्वेश्चन आएंगे और 100% आप लोग उसे करेक्ट कर पाओगे अगर आपने ये लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाए हैं तो, ठीक है। तो चलो यार फिर मिलेंगे हम लोग यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।